नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर डरी मोदी सरकार, सत्र में पेश नहीं करेगी वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने सदन में प्रस्ताव पारित। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है, पेट्रोल डीजल पर लूट जारी, खड़गे का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। खबर में आगे जिक्र होगा कि रांची पहुंचे अखिलेश यादव, बोले देश के लिए झारखंड का परिणाम रहा शुभ, जनता ने दिया महत्वपूर्ण संदेश। और आगे आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, गहलोत ने पीएम मोदी से की अपील, चिन्मय दास के लिए उठाई आवाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फिर डरी मोदी सरकार, सत्र पेश नहीं करेगी वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का सदन में प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाए गए कमेटी की शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन कल यानी 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन कमेटी में शामिल विपक्ष के सांसदों व कई सदस्यों ने जेपीसी की बैठक में सुझाव रखा कि अभी भी कई राज्यों के स्टेक होल्डर ने कमेटी के सवालों का जवाब नहीं दिया है और कई स्टेक होल्डरों से चर्चा बाकी है, जिस पर कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में प्रस्ताव लाया, जिस पर सदन ने कमेटी का कार्यकाल बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया है। कमेटी अब बजट सत्र के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल इस सत्र में नहीं लाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है, पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है, खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि सरकार ने मध्य वर्ग को लूटने का ठेका ले रखा है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा कर, शुल्क और अधिभार लगाकर मोदी सरकार ने आम जनता से लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार सरकार ने पिछले 5 साल में लोगों की जेबों से 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की उगाही की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तर्क ये देगी कि ये पैसा कल्याणकारी योजनाओं और अवसंरचना पर खर्च होता है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लगातार कल्याणकारी योजनाओं का फंड बढ़ाने के बजाय आंकड़ों के हेराफेरी और तथ्यों से छेड़छाड़ कर इसे कम किया है। उन्होंने दावा किया कि मई 2014 से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 32% की गिरावट आई है, पर मोदी सरकार की पेट्रोल डीजल पर लूट जारी है। खड़गे ने दावा किया, ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग को लूटने के लिए मोदी सरकार ने कोई ठेका लिया हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में ली सीएम पद की शपथ। जी दोस्तों, झारखंड की कमान एक बार फिर जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के हाथ में आ गई है। गुरुवार शाम को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जहां मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, वहीं मैदान में हजारों लोगों की भीड़ शपथ समारोह की गवाह बनी। मोरहाबादी मैदान में सजे मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। रुकता अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रांची पहुंचे अखिलेश यादव, बोले देश के लिए झारखंड का परिणाम रहा शुभ, जनता ने दिया महत्वपूर्ण संदेश। यहाँ दोस्तों, हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा और इसने महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन को बधाई दी और कहा कि मैं हेमंत सोरेन, नवनिर्वाचित विधायकों और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं, जिन्हें जनता ने फिर से चुना है और राज्य में दोबारा सरकार बनाई है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को एक बार फिर मौका दिया है। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि जनता ने झारखंड को खुशहाली विकास के रास्ते पर लाने के लिए वोट दिया है। देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा है और इसने महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। यहाँ की जनता ने अलग अलग परिस्थिति के बावजूद सूझबूझ का परिचय दिया और समझदारी के साथ एक प्रोग्रेसिव सरकार चुनी है। मैं हेमंत सोरेन और
पर यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा तो कहीं जीता भी। हम महाराष्ट्र में हार गए, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती के साथ खड़े होंगे। गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत की जाएगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में गठबंधन और भी मजबूत होगा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी का यही चरित्र है, वो संविधान पर भरोसा नहीं करती है और अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर काम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार, गहलोत की पीएम मोदी से अपील। चिन्मय दास के लिए उठाई आवाज। जी दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद उनके अनुयायी बांग्लादेश में सड़कों पर हैं। इसी बीच भारत सरकार ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए चिंता व्यक्त की है। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ चिन्मय प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत में कई लोग आवाज उठा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार जारी हिंसा एवं इस हिंसा के खिलाफ लगातार बोल रहे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी निंदनीय है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा जारी है, परंतु नई सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 1970 के दशक में जब ऐसी गतिविधियां हुई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाकर वहां हिंदुओं एवं सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा सुनिश्चित की थी। भारत सरकार को हस्तक्षेप कर वहां रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी नेताओं का हल्ला बोल, केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, जिला मुख्यालय स्थित लिच्छवी भवन के सामने राजद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष अखलू राम व संचालन अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह ने की। प्रदर्शन कर रहे राजद नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही सरकार पर संविधान विरोधी सोच के तहत काम करने का आरोप भी लगाया। राजद नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसे नीतीश सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। 65% आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर राजद नेताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजद नेताओं ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार और बिहार की राज्य सरकार अपनी संविधान विरोधी सोच और मानसिकता पर जिस प्रकार का काम कर रही है, उसे लग रहा है कि सरकार आरक्षण कोटे को समाप्त करना चाह रही है। राष्ट्रीय जनता दल पहले ही तरह इस लड़ाई को लड़ती रहेगी और अंजाम तक ले जाएगी। बिहार में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे तो वादे के अनुरूप उनकी पहल पर जातिगत सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की गई थी। उच्च न्यायालय में जब ये मामला चल रहा था तो राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसकी लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेरनी संसद में आ गई। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने ली शपथ, तो क्या बोले संजय राउत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने उन्हें शेरनी बताया। शपथ के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दों को उठाने, देश और पार्टी के लिए काम करने ही उनकी प्राथमिकता रहेगी तथा वो संविधान के वसूलों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी। प्रियंका गांधी की शपथ के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया, शेरनी संसद में आ गई। उन्होंने ये पोस्ट कांग्रेस के उस पोस्ट पर किया जिसमें प्रियंका गांधी के शपथ लेने के समय का वीडियो था। कुछ ही देर में संजय राउत का ये पोस्ट वायरल हो गया और गुरुवार शाम 5 बजे तक 4.5 लाख से भी ज्यादा बार इसे देखा जा चुका है। यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये क्षण पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक पल। प्रियंका गांधी के संसद के रूप में शपथ लेने पर खेड़ा का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रियंका गांधी के लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर कहा कि आज का ये क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। पवन खेड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया
सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम सब ने बचपन से टेलीविज़न पर इंदिरा जी की हत्या के समय या फिर राजीव जी की हत्या के मौके पर गांधी परिवार के सदस्यों को एक कमाल की गरिमा का परिचय देते हुए देखा है। पूरा देश सिसकियां भर उठता था, मगर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अनुपम परंपरा के प्रतीक गांधी परिवार ने हमेशा देश को अपने निजी दुख से बड़ा माना। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर आज पहली बार जब संसद सदस्य के रूप में शपथ ली, तब वो सारे दृश्य आंखों के सामने फिर से आ गए। आज का ये क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दे को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। जी हाँ दोस्तों, अडानी रिश्वत मामला बुधवार को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गूंजा, जब दो वरिष्ठ वकीलों ने अडानी समूह के अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिकी आरोपों में छेद करने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई विपक्षी नेताओं द्वारा रिश्वत मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने के बाद संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और अन्य सभी कामकाज लंबित कर दिए गए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए अपना आह्वान दोहराया और कहा कि उद्योगपति अमेरिकी अभियोजकों द्वारा उल्लेखित आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे? जाहिर है वो आरोप से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छोटे छोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि तथ्य यह है कि दो अभियोग दायर किए गए हैं, एक न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी द्वारा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनियमन आयोग द्वारा। इसलिए वो स्पष्ट रूप से अमेरिकी अदालत के समक्ष ये तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता, कहा भारत सरकार उठाए जरूरी कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने उत्पन्न असुरक्षा के माहौल और हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक बयान में पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने तथा देश में अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में क्या गुल हो जाएगी बिजली, निजीकरण के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की ओर से घाटा दिखाते हुए प्रदेश की बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल पर चलाने का फैसला लिया गया है। अब बिजली विभाग निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को बड़ी बैठक की, इसके बाद आंदोलन का ऐलान किया गया। निजीकरण के फैसले के खिलाफ बड़े जनसंपर्क, जन अभियान और जन पंचायतों के आयोजन की तैयारी की गई है। पहली जन पंचायत 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में होगी। यूपी विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि व्यापक जनहित में वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय को रद्द किया जाए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि निजीकरण के बाद होने वाली कठिनाइयों से लोगों को अवगत कराने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान के पहले चरण में आगामी 4 दिसंबर को वाराणसी में और 10 दिसंबर को आगरा में जन पंचायत आयोजित होगी और जन पंचायत में बिजली कर्मियों के साथ ही आम उपभोक्ता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त, जारी कर दिया नोटिस। यह दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। बता दें कि साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी और इस मामले में
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। फिलहाल आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर है। अब एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि आशीष मिश्रा द्वारा गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि आशीष मिश्रा के वकील ने आरोप से इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश कर आरोपों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 22 जुलाई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उसे दिल्ली और लखनऊ में न रहने का निर्देश दिया था ताकि वो गवाहों को प्रभावित न कर सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में एक तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है, गली मोहल्ले में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश जी, अभी भी वक्त है, गलती सुधार लीजिए, वक्फ संशोधन बिल पर कतई समर्थन न करें, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे सदन में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश सरकार का स्टैंड क्लियर करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन स्थगित होने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर हम तमाम विपक्षी दल और इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बातें करते हैं और दिल में गोडसे को बसा कर रखे हैं, यही सच्चाई है। ललन सिंह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया। इतना बड़ा मसला है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अब वो सदन में आकर कुछ बोलेंगे भी तो उन पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट कर दिया। अभी भी नीतीश कुमार जी के पास वक्त है। अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं तो, अगर गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं तो किसी भी कीमत पर इस बिल का समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके दिशा निर्देश पर आपकी पार्टी के नेताओं ने संसद में इस बिल का समर्थन किया है, फिर भी आप अपनी गलती सुधारते हुए इस बिल का कतई समर्थन ना करें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष की अडानी मामले पर चर्चा की मांग। जयराम रमेश बोले, सरकार की अनिच्छा के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह से जुड़े नए खुलासे पर चर्चा कराने को लेकर सरकार की अनिच्छा के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। संसद में अडानी समूह के खिलाफ आरोपी की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग और संभल हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को कार्रवाई बाधित रही तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में शून्यकाल एवं प्रश्नकाल की कार्रवाई अवरुद्ध रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा, संभल हिंसा मामले पर बोले अखिलेश यादव। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा व आगजनी के बाद सियासी बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कटिंग के माध्यम से संभल हिंसा के पीड़ित के बयान के साथ लिखा कि न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से संभल हिंसा के पीड़ित के बयान को पोस्ट किया और लिखा कि किसी को धमकाकर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना भी गुनाह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषी शासन प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी को सजा दे। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में फिर होगी वोटों की गिनती। ईवीएम को लेकर उद्धव ठाकरे ने हारे हुए उम्मीदवारों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती कराने की याचिका जल्द दायर करें। नियम के तहत पराजित उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के भीतर 5% वोटों की रिकाउंटिंग की मांग वीवीपैट से कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे 12 बजे शिवसेना नेताओं विजयी विधायकों के साथ बैठक मातोश्री पर कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का भाजपा पर हमला, कहा गौतम अडानी को बचा रही सरकार, नहीं हो रही है जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने बुधवार को अडानी मामले को लेकर भाजपा को घेरा और कहा कि अगर ये आरोप किसी और पर लगा होता तो क्या सीबीआई इसी तरह चुप रहती। सब चुप हैं क्योंकि अडानी का नाम आया है। ये सच है कि उन्हें यहाँ बचाया जा रहा है। उन्हें कैसे बचाया जा रहा है, कोई एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। अगर संसद में चर्चा के लिए उनका नाम आता है तो सदन स्थगित हो जाता है और स्पीकर कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, उनके लिए नियम बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना एक बड़ी कला है, लेकिन झूठ तब तक बोलो जब तक पकड़े ना जाओ। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि गौतम अडानी नाम FCPA में नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि FCPA में केवल उन्हीं का नाम हो सकता है जो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उनकी पार्टनर कंपनी अजोर पावर का नाम इसमें है। उनके खिलाफ सबूतों की भरमार है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।